के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन और वंदन करते हुए और इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन और वंदन करते हैं। मैं अपने समस्त भारतवासियों को आजाद समाज पार्टी कांशीराम की ओर से स्वतंत्रता दिवस के 80वें अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्या लग रहा है सर, आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है करीब 79 वर्ष जो है देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, और आज भी अगर देखा जाए गांव में, गलियों में, देश के ज़्यादातर हिस्से में आज लोग गरीब हैं, वंचित हैं। आज भी लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। कोई जाति से आज़ाद नहीं है तो कोई गरीबी से आज़ाद नहीं है। लोग आज भी जो है गुलामों वाली जिंदगी जीने को मजबूर है। क्या कुछ कहेंगे? ये जो आज भारत की इस समय जो व्यवस्था चल रही है, जो सामाजिक, आर्थिक या सभी दृष्टिकोणों से, इसको भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में पेश करते समय ही ये बात रख दी थी। बाबा साहब ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं होगी तो अच्छे संविधान से भी जनहित के कार्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार किसी देश का संविधान थोड़ा बहुत 19-20 भी हो, अगर उस संविधान को अमल में लाने वाले लोगों की नीयत अच्छी है तो उस देश का उत्थान और उद्धार आसानी से हो सकता है। तो जो बात भारत का संविधान लागू करते समय ही कह दी गई थी, वो बात आज लगभग 40 साल कांग्रेस शासन कर गई, 10-15 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, या जिन दलों ने भी इस देश पे ज्यादातर समय शासन किया है, उन दल के नेताओं की, उन दलों की नीति और नियत दोनों अगर साफ होती तो इतना सुंदर संविधान भारत को दिया, इस संविधान से आज जो हुआ है उससे कई गुना ज्यादा उत्थान और उद्धार भारत की जनता का हो सकता था। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों के हाथ में जनहित के कार्य करने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने कभी भी भारत के खुशनुमा माहौल को बनाने का प्रयास नहीं किया। हमारे देश के बाद कई मुल्क आजाद हुए, और कई मुल्क ऐसे थे जो आजादी के समय हमसे बहुत पीछे थे। वो आजादी के बाद हमसे आगे निकल गए, और हम इतने लंबे अंतराल भी उन्हीं सामाजिक जातीय रूढ़वादियों में उलझे हुए एक खुशहाल माहौल नहीं बना पा रहे। जिस देश का सभी नागरिक खुश हो तो क्या जरूरत है किसी गलत व्यवस्था की। तो जो ये गलत काम हुआ है, या ये तरक्की जो ज्यादा नहीं हुई है, वो जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही, उन्होंने कभी भी जनहित के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया और संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार काम नहीं किया। आज भी देखा जा रहा है, हम कई सरकारी स्कूलों में जाते हैं, किसी की छतें जो है चटकी हुई हैं, किसी में शौचालय खराब हैं, और कहीं ना कहीं आसपास पीने की व्यवस्था पानी की वो भी पूरी तरह से भंग है, और गंदगी फैली हुई है। बच्चे टाइम टेबल से स्कूल नहीं जाते क्योंकि स्कूल टाइम पे खुलते नहीं हैं। बच्चों में डिसिप्लिन नहीं देखने को मिल रहा है। आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? इस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीरज जी, देखो, इस बात पे मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। जो चरित्र नेतागिरी में पैदा होना चाहिए था, वो चरित्र नेतागिरी में पैदा नहीं हुआ। जो चरित्र अधिकारियों में पैदा होना चाहिए था, वो चरित्र अधिकारियों में पैदा नहीं हुआ। और यही दोनों व्यवस्थाएं किसी समाज के उत्थान के लिए जरूरी है। यही दो चीजें ऐसी हैं जो किसी समाज के उत्थान और पतन की जिम्मेदार।
नौकरी पे लग जाते हैं तो शपथ लेते हैं कि हम नौकरी पे लगेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, खुशहाल जीवन देंगे, वहां जाने के बाद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं। आप नेताओं को देख लीजिए, ज्यादातर नेता जो एमएलए एमपी बने, उनकी संपत्तियों का आकलन कर लीजिए, वो समाज के कामों पे न ध्यान देके अपने नाते रिश्तेदार घर परिवार वहीं तक सिमट जाते हैं। तो वही बात हो गई ना, जिनके हाथों में संविधान को लागू करके सही व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी थी, वही संविधान के नियमों का पालन नहीं करते। जब आप थाने में जाओ तो थानेदार शोषण, पुलिस शोषण पे तुली हुई है, और पुलिस वाले जब किसी दूसरे विभाग में अपने काम के लिए जाते हैं तो वहां उनका शोषण दूसरे विभाग वाले करते हैं। आप तहसील में चले जाओ तो तहसील वाले आपका शोषण करेंगे, और तहसील वाले अपने काम के लिए किसी दूसरे विभाग में जाएं तो उनका, यानी एक दूसरे पे किसी को भी इस देश के उत्थान और इस देश के खुशहाल जीवन जीने वाले लोगों की व्यवस्था का कोई आकलन आत्मसात करना चाहिए। और हम जब लोग संविधान की शपथ लेते हैं तो हमको अपने अपने अंतरात्मा में झांक के देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। 5-5 साल एमएलए हो जाते हैं, 500 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, इनकी जांच कौन करेगा? इससे पतन हो रहा है। 5-5 साल अधिकारी ने है गए, 5-5 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ उनके वेतन में मिल रहे हैं। तो ये मतलब कहने का आशय ये है कि कहाँ है पालन संविधान को। इसके लिए ईमानदार, होनहार, तेज तर्रार, बढ़िया नेताओं की आवश्यकता है, और बढ़िया ही एमएलए जिताओ, चाहे गरीब हो लेकिन हो ऐसा जिसके अंदर टीस हो, सामाजिक पीड़ा हो। ऐसा न हो कि हम वोट डालते समय ध्यान दे देते हैं कि अरे भाई ये तो पैसे बाहर हो जाए, 4 गाड़ी डोल रही है, 40, वो 4 गाड़ियों को 400 गाड़ी करने में लग जाता है, और चुनाव के समय पे पिला खिला के समाज में भ्रष्टाचार पैदा करता है, और चुनाव निकलने के बाद फिर 5 साल तक खुल के भ्रष्टाचार पैदा करता है। रोज अखबारों में आती है, किस किस का नाम लूंगा तो लोगों को बुरा लगने लग जाएगा। अगर नेताओं की पारदर्शिता देखी जाए तो इन्हें बिठा लिया जाए, और बिठा के इन पर शपथ खपाई जाए कि भाई अपने अपने सबसे इष्ट देवताओं की शपथ खाओ कि तुम जो है पवित्रता से काम करते हैं। तो एक उन्हें न करेगा इनमें, एक हो, और जब एक उन्हें न करेगा, वो बिन्हीं के हाथ में देश को उत्थान है, उन्हीं के हाथ में जनता का उत्थान है, तो उत्थान कैसे करेंगे? संपत्ति देखो तो 5 साल में 500 करोड़, 5000 करोड़, और कोई लेना है कन देना दो। तो भाई उत्थान तो तब होगा देश का जब इस देश में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी जैसा नेता पैदा हो गया है, वो नेता सत्ता में आएंगे। आपको क्या लग रहा है 2027 का चुनाव में नजदीक है, दतिया का हाल हमने देखा, तीसरे नंबर पर रही आजाद समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके की उम्मीद के साथ आप विधानसभा लड़ पाएंगे? देखो, चुनाव की बात करेंगे तो अभी नया नया दल है हमारा नया नया दल है। हम वहां तीसरे स्थान पे आए, किनके बीच में? पूंजीवादी लोगों के बीच में। अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई इतने आजादी के बाद भी इस देश का कोई उत्थान नहीं हो पाया है, नौजवानों का उत्थान, नौकरी नहीं लग पाई, बेरोजगारी दूर नहीं है पाई, गरीबी अमीरी मिट नहीं पाई, जातवाद मिट नहीं पाया। और दतिया का उदाहरण दिया, वो बात भी तो पूंजीवादी व्यवस्था के फेवर में जाती है। इसका मतलब फिर ये है कि जनता जागरूक नहीं हो रही है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जिस समय सेंटिमेंटों में क्यों बह जाती है? हमारी पार्टी खुले में हर उस गरीब से गरीब आदमी को चुनाव लड़ाना चाहती है जो लड़के समाज की सेवा कर सकता हो। दूसरे दलों में भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो जनता की बटन में ताकत है, जनता बटन देगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुटे हुए हैं, तो आज हम तीसरे नंबर पे हैं, तो कल दिन पहले नंबर पे आएंगे, और जिस दिन पहले नंबर पे आएंगे तो परिवर्तन दिखाई देगा। क्या लग रहा है आपको 27 में अभी हाईकोर्ट का आदेश भी है कि ईवीएम पर बैन लगाया जाए? क्या लग रहा है इस सरकार
ये चुनाव आयोग जो है ईवीएम पर बैन लगा पाएगा? 2027 से चुनाव होगा, क्या बैलेट पेपर से हो पाएगा या फिर से वही ईवीएम से होगा? क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखो, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो ये नेशनल लेवल का इशू है। हमारा तो मानना ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, हमें उस पर उनके साथ अमल करना है। और सभी दलों के, जिन दलों को लगता है कि ईवीएम से भ्रष्टाचार हो रहा है, ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम से बेईमानी हो रही है, तो उन सभी दलों को संघर्ष करना चाहिए, ईवीएम को हटा दो। बाकी विपक्ष में बराबर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो चुनाव आयोग को क्यों नहीं इस मामले को संज्ञान में लेकर जो ईवीएम के प्रति रोक लगानी चाहिए? ऐसा है ना, कुछ चीजें तो राजी से मानी जाती हैं, कुछ चीजें गैर राजी से मानी जाती हैं। ये ईवीएम वाला मैटर गैर राजी का है। चुनाव आयोग को चुनाव घोषित करने दो, आप चुनावों का बहिष्कार कर दो, पूरा विपक्ष बहिष्कार कर देगा तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, मेरा दावा है। फिर चुनाव ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होगा तो फिर कैसे सत्ता चलेगी? चुनाव होता है, 4 दल चुनाव लड़ रहे हैं तो चारों की सहमति होनी चाहिए। चुनाव कैसे होगा? सत्तारूढ़ दल की धौंसखोरी से नहीं होता है, और धौंसखोरी का मुकाबला करना है तो ईवीएम को हटाने के लिए तो कांग्रेस ही खुद जिम्मेदार है कि वही नहीं हटा पा रही है। उसने वही तो ईवीएम लाई थी, ईवीएम तो कांग्रेस के ही समय में आ गई थी। कांग्रेस का दोगला चरित्र है। अगर कांग्रेस ईवीएम नहीं चाहती है तो लाओ कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार कर दे, देश का लार्जेस्ट दल है, और अन्य दलों को साथ ले ले, कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, ईवीएम हट जाएगी। कहां से चुनाव आयोग ईवीएम लगाएगा जब चुनाव ही नहीं होंगे? तो कहां से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से चुनाव लड़ लेगी? तो ये चीज जो है, लोकतांत्रिक तरीके में विरोध भी किसी चीज के हल का समाधान होता है। और विरोध अभी स्टूडेंटों का देखो निकला, रिजल्ट नहीं निकला, तो विरोध कर रहा होना चाहिए। ईवीएम हट जाएगा अगर विरोध पे जो है बड़े दल जो है सभी चाहें तो, जो रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड दल चुनाव का बहिष्कार कर दें तो ईवीएम हट जाएगा। मथुरा के अंदर आप इस समय बैठे हैं और मथुरा की स्थिति को कैसे आप देख पा रहे हैं? 27 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं मथुरा में?